Hello students, I am Anshu, your BCom teacher. I welcome you to Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. I will study you business law of chapter number 1 of unit 1 today. Semester is first. Okay, so let's start. So first for all, I will discuss you your syllabus of business law. Unit 1 is Indian Contract Act, जिसमें हमारे 1972 में जितने भी एक्ट हुए थे उन सब के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे किस तरीके से एक्ट हुए थे, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये सब चीजें हम जानेंगे। ओके, सो यूनिट 1 में हमें लेसन नंबर 1 रीड करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड देन यूनिट 2 डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फ्रॉम ब्रीच। यूनिट 2 में हमें लेसन नंबर 2 करना है एंड देन लेसन नंबर 3 करना है। Unit 3 is Introduction to Special Contract. यूनिट 3 में हमें चैप्टर नंबर 4 करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेस एंड एजेंसी। यूनिट 4 is the Sale of Goods Act. Lesson number 5, the Sale of Goods Act. Lesson number 6, the Transfer of Property and Contract of Sale and Goods. Okay, so Unit 5, the Limited Liability Partnership Act 2008. So lesson number 7 is meaning of limited liability parties. Lesson number 8 is partners, their relations and liabilities in a LLP. Lesson number 9 is financial disclosure and winding up of LLP. Okay, so let's start of unit number 1. Lesson number 1 is Indian Contract Act 1972. सो उस समय में हमारे कितने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुए थे, कितने लड़ाई झगड़े हुए थे, कितने एक्ट हुए थे, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। A contract is the foundation of almost all business transaction. It is essentially an agreement between two or more parties that the law recognizes and enforces. अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उसमें बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो हमारा किस में फाउंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट में फाउंड होता है। इट इज इजेंटली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ये एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में इजेंटियल होता है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स वुड लैक सर्टेनली एंड ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू एग्री टू बाय अ मोबाइल फोन 10,000 फ्रॉम अ शॉप, योर एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर बोथ यू एंड द शॉपकीपर। मैंने एक फोन खरीदा 10,000 का एंड मैंने एग्रीमेंट उसमें क्या मेरे को प्रोवाइड हुआ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर भी अपना एक्सेप्ट कर लिया। क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर बोथ यू एंड शॉपकीपर। मैं एग्री हूँ कि हाँ मैंने मोबाइल फोन खरीदा है एंड देन शॉपकीपर भी एग्री है कि उनने मेरे को फोन बाय करा है। तो दोनों साइड से एक्सेप्टेंस है, मैं भी एग्री हूँ, शॉपकीपर भी एग्री है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so next is application of the English law. Before India had its own codified contract laws, English contract law was applied by British courts in India. English contract law किसने अप्लाई किया था, ब्रिटिश कोर्ट्स ने अप्लाई किया था। The Indian Contract Act 1872 was drafted using English law as a base but adapted to suit Indian conditions. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ड्राफ्ट हुआ था, यानी कि 1872 में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ था। उस टाइम पे इन लोगों ने क्या करा, इंग्लिश लॉ को यूज करा एज अ बेस बाय अडेप्टेड टू सूट इंडियन कंडीशंस को देखते हुए। ओके, सो की पॉइंट इज द इंडियन लॉ इज साइलेंट ऑन सम मैटर। English common law principles
कैन स्टिल गाइड इंटरप्रिटेशन अनलेस दे conflict with Indian statutes. ओके, सो कुछ इंडियन लॉ क्या होते हैं, किसी ना किसी लॉ में या कोई भी अगर कुछ बात होती है, तो अगर कोई कानून मौन रहता है, चुप रहता है, तो किसी भी प्रिंसिपल को कानून में आना क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, सो नेक्स्ट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। It involves two stages. First is agreement when one party makes an offer and the other accepts it. Agreement क्या होता है, एक पार्टी ऑफर करती है एंड देन दूसरी पार्टी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, उसे स्वीकार करती है, दैट इज एग्रीमेंट। लीगल ऑब्लिगेशन, द लॉ मस्ट रिकॉग्नाइज दिस एग्रीमेंट एज बाइंडिंग। लीगल एग्रीगेशन में क्या होता है, अगर कोई एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उस पर कोई बाइंडिंग ना हो, कोई रुकावट ना हो, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए एंड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर क्या है। ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न भी हो जाते हैं। पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, प्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। So next is essential elements, offer and acceptance, legal intent, lawful consideration, capacity of parties, pre-consent, lawful object not expressly declared void. Okay, so next is kinds of contracts. अब हम पढ़ेंगे contracts के बारे में, हमारे कितने kinds होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। Okay, so first is valid contract. Okay, all essentials present. जितनी भी हमारी आवश्यक वस्तु हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद, यानी कि उसमें होनी चाहिए, प्रेजेंट रहनी चाहिए कि हाँ ये आवश्यक वस्तु, इट मीन्स जितनी भी हमारी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब उसमें मौजूद होनी चाहिए, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉज वैलिड बट लेटर बिकम अनइनफोर्सेबल। ये वैलिड तो रहता है बट अनइनफोर्सेबल रहता है, यानी कि शुरू से ही अमान्य रहता है। वॉइड एग्रीमेंट, नेवर वैलिड फ्रॉम द स्टार्ट, ये शुरू होने से पहले ही अमान्य हो जाता है, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड अनलेस अवॉइडेड बाय वन पार्टी, एक पार्टी की साइड से अवॉइड हो जाता है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ दैट इज कानून द्वारा निषिद्ध, कानून द्वारा निषिद्ध, इट मीन्स कानून द्वारा जो भी सिद्ध नहीं होता है, दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, तकनीकी दोषों के कारण लागू नहीं किया जा सकता, कुछ दोष होते हैं जिनके कारण हमारा कानून लागू नहीं किया जा सकता, दैट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, टेस्ट ऑफ एन ऑफर, हमें कैसे ऑफर करना है। ओके, so let's start. A proposal is considered an offer if a reasonable person would understand that the proposer intends to be bound by acceptance. To be bound by acceptance. Okay. So किसी प्रस्ताव को तभी प्रस्ताव माना जाता है जब एक उचित व्यक्ति यह समझे कि उसे स्वीकार किया जाना है, पर प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति उस पर बाध्य होने का इरादा रखता है। अगर किसी प्रस्ताव को तभी प्रस्ताव माना जाएगा जब एक व्यक्ति क्या करेगा, उसे समझेगा कि इसे स्वीकार करना है, प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति उस पर क्या करेगा, बाध्य होने का इरादा रखेगा, यानी कि ये बिल्कुल सही कानून है तो इसको हमें फॉलो करना है एंड देन
Okay. So, essentials of a valid offer must be clear and definite. जो भी कानून है, जो भी लड़ाई, जो भी है, अच्छे से उसको क्लियर कर दो एंड डेफिनेट एकदम से परिभाषा में इसको समझा दो कि ये है। कम्युनिकेट टू द ऑफर, शो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नॉट मेड इन जेस्ट। टेंडर, टेंडर क्या होता है? एन इन्विटेशन टू सप्लाई गुड्स और सर्विस एट स्पेसिफाइड रेट्स। टेंडर यानी कि नाजुक। ओके, सो टेंडर, एन इन्विटेशन टू सप्लाई गुड्स और सर्विस एंड स्पेसिफाइड रेट। अगर कोई भी इन्विटेशन आपको सप्लाई कर रहे हैं गुड सर्विस, दैट इज टेंडर। क्रॉस ऑफर्स, क्रॉस ऑफर्स जब दो पक्ष स्वतंत्र रूप से हो तो हम क्या कहेंगे? क्रॉस ऑफर्स कहेंगे। When two parties make identical offers to each other without knowing the other has done, so not acceptance। दो पार्टी जब क्या करेगी? ऑफर लेगी एंड बिना किसी के जाने, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल सेंड टू एन ऑफर। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करना, अनकंडीशनल असेंट टू एन ऑफर, अगर कोई भी अनकंडीशनल ऑफर होगा तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन संचार। संचार क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एक्सेप्टेंस मस्ट रेज द ऑफर फॉर इट टू बी वैलिड। अगर स्वीकृति प्रस्ताव रखेगा कि हमें यहीं तक पहुंचना है तो ताकि वो वह हो सके। अगर एक्सेप्टेंस होगा, वो ये बोलेगा कि हमें प्रस्तावक तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो तभी तो वैध होगा। दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, so next is revocation, lapse of offer, withdrawal before acceptance, expiry of time, death, insanity of offer, rejection by an offeree। Okay, so next is capacity of parties, कितनी parties होती हैं? Only certain people can make contract, कुछ certain people in contract कर सकते हैं। Infancy, in India a minor is under 18 years, they lack contractual capacity। हमारे इंडिया में क्या होता है? इन्फेंसी यानी कि बचपन। हमारे इंडिया में क्या होता है? 18 से नीचे को नहीं कैपेसिटी रहती। माइनर एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज void up into a from the beginning। जो भी नाबालिग होते हैं उनके साथ कोई भी अनुबंध नहीं किया जाता, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। इंसैनिटी, a person of unsound mind cannot contract when unable to understand term। अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड यानी कि सुनता नहीं है या ढंग से वो समझ नहीं पाता चीजों को, तो वो कांटेक्ट करने के लिए अनेबल नहीं है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि सोच विचार। जो भी हमारा लेन देन का प्रपोज होता है वो सोच विचार से ही होता है। डेफिनेशन, एनीथिंग डन और प्रॉमिस एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? हमने डन कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि हमें ये ऐसे करना है, देन क्या होगा? कंसिडर होगा। Essentials, must move at promise or desire, can be past, present or future, must be real and lawful। No consideration needed, natural love and affection, compensation for past voluntary service, promise to pay a time, pay a debt। Okay. So next is stranger of contract, only parties to a contract can sue or be sued। केवल पार्टी ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। Lawful consideration and object, the consideration and object must not be done by law, fraudulent, immoral, opposed to public policy। Pre-consent, pre-consent means
Consent means both parties understand and agree on the same thing in the same sense. For a contract to be valid, consent must be free, meaning it should not be obtained through force, pressure, fraud, misrepresentation or mistake. Okay. So कोई भी अगर पार्टी अंडरस्टैंड है एंड एग्री है सेम थिंग से, तो वो क्या होगा, सेम सेंस होगा दोनों पार्टीज का, फर्स्ट फॉर ऑल। देन सेम थिंग से दोनों पार्टीज एग्री होगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, consent must be free, meaning it should not be obtained through force, pressure, fraud, misrepresentation or mistake. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो ही वैलिड होगा जिसमें फोर्स नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी, तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। Coercion, using force, threat, or unlawful pressure to make someone agree. Example, forcing someone to sign a contract at gunpoint. Effect, the contract becomes voidable at the option of the coerced party. अगर हमने किसी को फोर्स करा या हमने जो थ्रेट करा कि हाँ आपको यही पार्टी चूज करनी है, देन यही आपको क्या करना है, यूजिंग फोर्स, थ्रेट और अनलॉफुल प्रेशर टू मेक समवन एग्री। अगर किसी व्यक्ति को प्रस्ताव तभी माना जाएगा तब वो इलीगल होगा। ओके, सो यूजिंग फोर्स, फोर्सिंग समवन टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एट गन पॉइंट। अगर हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अब उसके हमने एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कोएर्सियन का। अगर हमने किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स करा, देन उसने साइन भी कर दिया गन पॉइंट पे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कोर्सेड पार्टी। किसके साइड से, कोर्सेड पार्टी की साइड से। अनड्यू इन्फ्लुएंस, when a person uses a position of trust, power or authority to gain an unfair advantage in a contract. For example, a doctor persuading a patient to sell property cheaply. अगर कोई पर्सन ट्रस्ट, पावर, अथॉरिटी यूज करता है अनफेयर एडवांटेज पे इन अ कॉन्ट्रैक्ट में, that is undue influence. For example, a doctor persuading a patient to sell property cheaply. एक डॉक्टर ने क्या करा, एक पेशेंट को प्रॉपर्टी सेल कर दी चीपली, यानी कि चीट करके। डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्सियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोर्सियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन दोनों के बारे में जानेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सो कोर्सियन इन्वॉल्व्स फिजिकल थ्रेट और इलीगल एक्ट्स, undue influence involves mental pressure or misuse of a relationship. कोर्सियन में क्या होता है, फिजिकल थ्रेट और इलीगल एक्ट्स, यानी कि जबरदस्ती, शारीरिक धमकी या वैध कार्य शामिल होते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में अनुचित प्रभाव में मानसिक दबाव या किसी रिश्ते का दुरुपयोग करके उसे क्या करना, ब्लैकमेल करना। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड आप लोगों को पता ही होगा। A deliberate act to deceive another party includes false statement, hiding facts, promises made without intention to perform. अगर कोई दूसरी पार्टी गलत क्या कर रही है, गलत प्रूफ दे रही है, गलत चीजें बोल रही है या झूठी बातें बोल रही है, जानबूझकर गलतियां कर रही है या महत्वपूर्ण तत्व को छुपाना चाह रही है, जिसे बताना चाहिए वही छुपा रही है, तो दैट इज फ्रॉड। The deceived party can cancel the contract and claim damages. तो जो पार्टी रिसीव करती है, जो एक्सेप्ट करती है, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, हार्म हो रहा है। मिसरिप्रेजेंटेशन, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग इट्स फॉल्ट और इंटेंडिंग टू cheat. For example, selling a car while genuinely believing it's in condition when it's not. Okay. तो मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत जानकारियां देते हैं। एंड देन फॉल्स होता है, वो गलत होता है। किसी भी अगर आप चीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, गलत चीजें बोलोगे, उल्टी सी चीजें बोलोगे, जो आपको बतानी चाहिए वही आप छुपाओगे, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग अ कार व्हाइल जेन्युइनली बिलीविंग इट्स नॉट गुड इन कंडीशन। ओके, तो हमने कार सेल करी,
जनरली वो क्या है, इज इट इन गुड कंडीशन, गुड कंडीशन में तो है, बट वो क्या है, जब इट नॉट सेल। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। इंटेंट टू रिसीव, नो इंटेंट टू रिसीव। ओके, सो फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंट टू रिसीव, इट मीन्स हम रिसीव को इंटेंट करेंगे। देन मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम रिसीव को इंटेंट नहीं करेंगे। void agreement, an agreement that cannot be enforced by law। कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं करता लॉ को। डिफरेंस बिटवीन void agreement एंड void contract। void agreement का क्या होता है, नेवर वैलिड फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, बस वैलिड अर्लियर बट बिकम अनफोर्सेबल लेटर ड्यू टू सेम रीजन। किसी ना किसी रीजन से वो क्या होता है, वैलिड हो जाता है, दैट इज void contract। Difference between illegal and opposed to public policy agreements। इलीगल और अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी जितनी भी होती है उनको हम पढ़ेंगे, उन दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। डायरेक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फॉर एग्जांपल स्मगलिंग। अगर हमने डायरेक्ट क्या करा, लॉ के साइड से हमने क्या करा, डायरेक्टली प्रोहिबिट कर लिया, दैट इज illegal, for example smuggling। opposed to public policy, not illegal by statute but harmful to society interest। अगर हम कुछ इलीगल करते हैं तो वो क्या होगा, सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा। फॉर एग्जांपल मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी हमारे शादीशुदा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो डाइवोर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट्स अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ। If parties misunderstand the law of land, the agreement remains valid unless the law itself says otherwise, but mistake about a foreign law is treated like a mistake of fact। ओके, सो पार्टीज में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसको लेके, लैंड को लेके। अगर पक्षकार क्या करता है, देश के कानून को गलत समझता है, तो वो क्या होगा, वो उस समझौते से तब तक वैध करेगा तब तक कानून खुद इसे अन्यथा ना कहे। लेकिन विदेशी कानून क्या करेंगे, उसके बारे में गलती को, तथ्य की गलती के बारे में बताएंगे कि हाँ ये मिस्टेक है, ये गलती है। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। A wager is a betting agreement where money or goods will change hands depending on an uncertain future events. These are void in India except horse racing under certain conditions। Okay. So अगर हमें कोई betting agreement where money or goods will change hands, अगर कोई हमें बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट मिल जाता है वेजर में, बहुत ही अच्छी मनी से, बहुत ही अच्छी तरीकों से, डिपेंडिंग ऑन एन अनसर्टेन फ्यूचर, वो किस पे डिपेंड होगा, फ्यूचर पे, जो हमें पता ही नहीं कि कैसा होगा। दिस आर वाइड इन इंडिया, ये इंडिया में वाइड है। एक्सेप्ट हॉर्स रेसिंग अंडर सर्टेन कंडीशन। हॉर्स रेसिंग, घोड़ों की जो रेसिंग होती है वो कंडीशंस के अंडर ही होती है, दैट इज वेजर। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन वेजर एंड कंडीशनल प्रॉमिस। Whether outcome depends entirely on chance, conditional promise outcome depends on a certain event but has a genuine commercial interest। Outcome depend entirely on chance, chance से पहले ही out हो जाना, that is whether outcome depends on a certain event but has a genuine commercial interest। Whether and collateral transaction, if the main agreement is a whether, collateral transaction may also become void if the party knows the main agreement is illegal। अगर कोई मेन एग्रीमेंट क्या होगा, वेजर होगा, तो वो क्या होगा, ट्रांजैक्शन को वाइड करेगा। पार्टी जब तक जानेगी नहीं मेन एग्रीमेंट के बारे में तब तक लीगल कैसे होगा। वेजर एंड अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Event is uncertain and parties have opposite views with no interest in the event itself। Contingent contract, event is uncertain but parties have a genuine interest in the outcome। For example, insurance। अगर हमारा अनसर्टेन होगा इवेंट, पार्टीज क्या होगी, अपोजिट व्यूज में होगी, एक दूसरे को देखेगी पार्टीज,
विद लोन तो इंट्रेंस के बिना ही, तो वो क्या होगा, वेजर होगा. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट इन अनसर्टेन बट पार्टीज हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट. इवेंट क्या होगा, अनसर्टेन होगा, बट पार्टी को क्या होगा, इंटरेस्ट होगा आउटकम में, फॉर एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट is distinction between a wagering and a contingent contract. Wagering, gambling purely speculative. Contingent, legitimate business risk management. Wagering, gambling purely speculative. Contingent, legitimate business risk management. Business में क्या होता है, रिस्क होता है मैनेजमेंट करने में, that is contingent. Okay. So let I will know we will know summary. A valid contract requires an agreement that is enforceable by law without essential elements like offer, acceptance, consideration, lawful object, and capacity. It is either void, voidable or illegal. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर होगा एग्रीमेंट के लिए, तो क्या होगा कि बिना किसी इसेंशियल एलिमेंट्स के, लाइक फॉर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, जितने भी ये क्या है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, ये सब क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है. अगर इन बिना किसी के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड कैपेसिटी होगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट. इट इज इधर वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल. ये क्या है, इलीगल है. ओके, so this was your lecture today. I hope you understand it.